गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 इतिहास भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके अंतर्गत मैं आपको असहयोग आंदोलन के विषय में विस्तार से बता चुका हूँ। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के क्या कारण थे। मैंने आपको बताया कि फरवरी 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, और उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उनको लगता था कि जो आंदोलन है वो हिंसक होता जा रहा है, क्योंकि उनके जो आंदोलन थे वो अहिंसा के ऊपर आधारित थे। उनको लगता था कि जो सत्याग्रही हैं उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनको दोबारा से ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जो जनसंघर्ष थे उनसे थक चुके थे। फिर क्या हुआ कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा वो लेना चाहते थे। तो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, उसके तहत भारत को विभिन्न प्रांतों में बांट करके और वहाँ पर जो प्रांतीय परिषद के चुनाव हैं वो करवाने का फैसला लिया गया। तो बहुत से भारतीय चाहते थे, या कांग्रेस का जो एक वर्ग था वो चाहता था कि इन प्रांतीय चुनावों में हिस्सा लेकर ही हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जब तक हम खुद सरकार का हिस्सा नहीं होंगे तब तक हम अपनी बातों को या अपनी मांगों को सरकार के सामने नहीं रख सकते, उनसे अपनी मांगे नहीं मनवा सकते। तो ऐसे ही उनको लगता था कि इन परिषदों के अंदर रहते हुए हम ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते हैं, सुधारों की वकालत कर सकते हैं कि देश के अंदर कौन कौन से जो सुधार हैं वो होने चाहिए। और उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। स्वराज पार्टी, तो मैंने बताया कि कांग्रेस जो है वो दो दलों में बंट चुकी थी कि जो प्रांतीय चुनाव होते थे, प्रांतीय परिषद के चुनाव होते थे, उसमें हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। तो कांग्रेस जो पार्टी थी वो दो भागों में बंट चुकी थी। कुछ लोग चाहते थे कि हिस्सा लेना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू दो ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि इन परिषद के चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। तो उन्होंने कांग्रेस से अलग, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। उसके बाद ये जो घटनाएं हैं ये आगे बढ़ती हैं, और कांग्रेस पार्टी में जो ये आंतरिक बहस थी वह असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। तो भारतीय राजनीति की रूपरेखा या उसका स्वरूप बदलने में दो तत्व थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। जो अमेरिका के अंदर जो आर्थिक मंदी आई थी उसका जो असर है वो पूरे विश्व के ऊपर पड़ा था। तो भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ा, और भारत के अंदर जो कृषि उत्पाद थे या जो फसलें थी उनकी कीमतें गिरने लगी थी, और कीमतें बहुत बुरे तरीके से गिरी। इससे क्या हो गया, जो कृषि उत्पाद थे उनकी मांग कम हो गई, और जो विदेशों में हमारा जो अनाज जाता था, निर्यात है जो होता था, वो कम होने लगा। इससे क्या हो गया, जो किसान है अपनी फसल उनके लिए बेचना मुश्किल हो गया, और जब फसल नहीं बिकेगी तो वो लगान कैसे चुकाएंगे, तो उनके लिए लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया। तो 1923 तक जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं वो इस आर्थिक महामंदी के कारण एक बड़ी मुसीबत से गुजर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में
ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। एक विधान बनाने के लिए, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और उस समय ब्रिटेन के अंदर टोरी सरकार थी। और ये आयोग भारत के अंदर क्यों आया? इसको ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा भारत में इसको भेजने का जो मुख्य मकसद था वो क्या था? इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए भेजा गया और अगर उसके अंदर कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो उसमें सुझाव देने के लिए इसको भेजा गया। और इस आयोग का भारतीयों ने विरोध किया, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज़ थे। तो ये साइमन कमीशन 1928 में जब भारत पहुंचा तो भारत के लोगों ने इसका विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो नेता है उन्होंने मिल करके इस साइमन कमीशन का विरोध किया। तो आपने इसको याद करना है कि साइमन कमीशन था क्या और इसको भारत में क्यों भेजा गया। भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली की जांच करने के लिए और जांच करने के बाद उसके बारे में सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन को 7 सदस्यों का ये एक दल था, जो टोरी सरकार के द्वारा, इंग्लैंड की टोरी सरकार के द्वारा या ब्रिटेन की टोरी सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत भेजा गया था। और इसका भारतीयों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था। तो भारतीय वो कह रहे थे कि जब इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं है तो ये भारत के लिए संविधान कैसे बना सकते हैं, तो कैसे ये तय करेंगे कि कौन सा संविधान है वो भारत के लिए सही रहेगा, किस तरीके का संविधान भारत के लिए सही रहेगा। तो इसलिए भारतीयों ने क्या किया, इसका विरोध किया। और कांग्रेस के साथ साथ जो मुस्लिम लीग के नेता थे उन्होंने भी क्या किया, इसका विरोध किया। इस विरोध को शांत करने के लिए जो वायसराय थे उस समय, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। जब इस साइमन कमीशन का विरोध बहुत अधिक बढ़ गया तो जो सरकार है वो डर गई और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने क्या किया, 1929 में डोमिनियन स्टेटस के नाम से एक गोलमाल सा ऐलान किया। और इसमें क्या बताया गया कि आपके भावी संविधान के बारे में चर्चा हम कहाँ पे करेंगे, गोलमेज सम्मेलन में करेंगे। एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसके अंदर आपको किस प्रकार का संविधान दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसलिए इसको डोमिनियन स्टेट्स है वो कहा गया है। एक गोलमाल सा एक ऐलान था वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में, केवल जो साइमन कमीशन के विरोध में जो उपद्रव भड़का था या लोग भड़के थे उनको शांत करने के लिए ये ऐसा किया गया। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे वो ब्रिटिश जो सरकार थी उसके इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। और उसके बाद क्या है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो कांग्रेस है का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था और उदारवादी और मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में क्या होता है कि जब भारतीयों को लगा कि ये जो डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान हुआ था तो इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई फैसला नहीं लिया गया, तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। तो लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1929 में। और इस अधिवेशन की 2 मुख्य विशेषताएं थी। एक तो इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग है वो रखी थी।
कि हमें अब क्या है, आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण आज़ादी हमें चाहिए। पहला तो ये। दूसरा क्या था? दूसरा था कि 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी का जो दिन है वो हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसका क्या महत्व था? तो आप बताएंगे कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें दो मुख्य जो फैसले हैं वो लिए गए। एक तो कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के सामने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। दूसरा 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी का जो दिन है वो हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये था हमारा 1929 का लाहौर अधिवेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1921 में और वो बंद होता है 1922 में। और जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू होता है 1930 में। अब देखिए ये 1930 से लेकर के और जो 1922 से 1930 का जो समय है, इस बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनके विषय में आपको बता चुका हूँ। एक तो 1928 का साइमन कमीशन और एक 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको याद करने हैं। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके टॉपिक हैं। अब बढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कैसे हुआ। अब देखिए कि महात्मा गांधी जी जो थे वो नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में मानते थे। उनको लगता था कि भारत के अंदर चाहे कोई अमीर है या गरीब है, प्रत्येक व्यक्ति नमक का इस्तेमाल करता है। तो नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक बना करके देश के लोगों को एक करने का काम किया जा सकता है या उनको एक किया जा सकता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज़ या शुरुआत की जा सकती है। तो क्या हुआ? 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगें हैं उनका उल्लेख किया। इस खत में जितनी भी मांगें थी वो भारत के सभी वर्गों के लोगों से जुड़ी हुई थी। तो सभी वर्गों की जो मांगें हैं वो क्यों उठाई गई, इसके पीछे गांधी जी का उद्देश्य यही था ताकि सभी वर्गों के लोगों को इस आंदोलन में शामिल किया जाए। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी? ये जो 11 मांगें थी, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मांग क्या थी वो थी नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। क्योंकि उस समय जो नमक बनाने का जो काम था भारत के अंदर वो ब्रिटिश सरकार करती थी और उसके ऊपर कर है वो लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, अंग है। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी, इजारेदारी क्या होता है कि उनका ही अधिकार था नमक का उत्पादन करना और उसके ऊपर टैक्स लगाना। तो गांधी जी ने इसको ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया कि सबसे आवश्यक जो वस्तु है उसके ऊपर भी क्या लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उस पत्र के ज़रिए एक अल्टीमेटम दिया, यानी चेतावनी दी किसको, ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देगी। लेकिन जो लॉर्ड इरविन थे वो महात्मा गांधी जी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 जो विश्वस्त, जो विश्वास योग्य, जो उसके समर्थक थे या वॉलंटियर थे, उनके साथ नमक यात्रा शुरू कर दी है। और उन्होंने ये नमक यात्रा जो है, उनका आश्रम था गुजरात साबरमती में, वहाँ से शुरू की और 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर के ख़त्म होनी थी। ये जो यात्रा थी वो 240 किलोमीटर की थी और साबरमती आश्रम में शुरू होती है और दांडी तक जो लोग हैं उनको जाना था पैदल चल के। और ये जो यात्रा है वो 24 दिन में पूरी हुई और हर रोज़ जो ये सत्याग्रही हैं
वो 10 मील का सफ़र है वो तय करते थे। और जहाँ भी रास्ते में वो रुकते थे महात्मा गांधी जी, तो लोगों को अपने इस आंदोलन के विषय में अवगत कराते थे, लोग उनके विचार सुनते थे। इस प्रकार क्या है, लोग उनके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर शामिल हो गए। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया, और यह क्या हुआ, कानून का उल्लंघन था। तो सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है? सविनय होता है बड़े ही विनय के साथ, निवेदन के साथ। अवज्ञा होता है आज्ञा ना मानना, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना करना, बल्कि अहिंसा का रास्ता अपना करके और सरकार के द्वारा बनाए गए जो भी नियम कायदे कानून हैं उनको तोड़ना ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मकसद था। तो यहीं से क्या होता है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भारत के अंदर शुरू हो जाता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? तो ये असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के तहत क्या कहा था कि जो अंग्रेज हैं उनका शासन भारत में केवल भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो पाया है। अगर भारतीय उनका सहयोग नहीं करेंगे तो उनका जो शासन है वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर तो बात की थी सहयोग ना करने के लिए असहयोग आंदोलन में, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने सहयोग ना करने के साथ साथ जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा या औपनिवेशिक जो सरकार थी उसके द्वारा बनाए गए जो कानून थे, लोगों से उन कानूनों को तोड़ने का आह्वान उन्होंने किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो कानून थे उनको भी तोड़ा गया। तो देश के विभिन्न भागों में जो हज़ारों की संख्या में लोगों ने क्या किया, नमक कानून है उनको तोड़ा, और क्या किया गया, सरकारी जो नमक कारखाने थे उनके आगे प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग होता है कि शराब की दुकानों का जो गेट है, मेन गेट है, उसको बंद करके उसके सामने बैठ करके प्रदर्शन करना। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। जो किसान थे गांव में, उन्होंने जो अंग्रेज़ों को लगान देते थे वो चुकाने से मना कर दिया, और जो चौकीदारी कर थे, गांव की रक्षा चौकीदार करता था, तो उसका टैक्स भी उनको देना पड़ता था। इससे लोगों ने क्या किया कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो कानून थे उनका बहिष्कार किया, उनका विरोध किया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जो जंगल में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। जो लोग जंगल में रहते थे और जंगलों को ब्रिटिश सरकार ने आरक्षित वन घोषित कर दिया था, उनमें जो आदिवासी थे उनको जाने की अनुमति नहीं थी, लकड़ियाँ बीनने की अनुमति नहीं थी, अपने जो मवेशी थे, पशु थे, उनको चराने की अनुमति नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया, उन वन कानूनों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। वो लकड़ी बीनने लगे, मवेशियों को चराने लगे और आरक्षित वनों में घुसने लगे। तो इस प्रकार ये घटनाएं हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, ये आंदोलन आगे बढ़ता है। तो इन सभी घटनाओं से जो ब्रिटिश सरकार थी या औपनिवेशिक सरकार थी वो चिंतित थी, और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कई जगहों पर तो क्या हुआ कि जो कांग्रेस के नेताओं के साथ या जो आम व्यक्ति थे जो इसका विरोध कर रहे थे या सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो शामिल थे, उनके साथ पुलिस का जो हिंसक टकराव हुआ या एक मतलब मारपीट भी हुई। और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी जी के समर्पित साथी थे एक, जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो जो भीड़ है लोगों की वो गुस्सा हो गई और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए और बहुत सारे लोग क्या हो गए, वो मारे गए। महीने भर के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ के जो औद्योगिक श्रमिक थे, उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके विरोध में जितने भी अंग्रेजी शासन से संबंधित जितने भी स्थान थे, जैसे पुलिस चौकियाँ थी, नगर पालिका भवन थे, अदालतें थी, रेलवे स्टेशन थे, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों के द्वारा अपनाया गया जो तरीका था, इससे क्या हो गया, जो ब्रिटिश सरकार है वो भयभीत हो गई और उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए निर्मम रास्ता है वो अपनाया, यानी एक क्रूर
तरीका है वो अपनाया और बड़े क्रूर तरीके से लोगों को दबाना शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों जो पर हमले करने शुरू कर दिए, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना हड़ताल प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी उनके ऊपर पुलिस ने हमले शुरू कर दिए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो क्या होता है कि महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस लिया गया। तो क्यों वापस लिया गया? क्योंकि 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी जी का एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत क्या क्या हुआ? नंबर 1, महात्मा गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, क्योंकि उस समय भारत के अंदर जो असहयोग आंदोलन है वो प्रगति पर था, वो चल रहा था। तो इसलिए भारतीयों ने या कांग्रेस ने उस गोलमेज सम्मेलन में जाने से मना कर दिया था या उसका बहिष्कार किया था। लेकिन दूसरे इस समझौते के तहत, गांधी इरविन समझौते के तहत, महात्मा गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो सहमत हो गए। दूसरा, इस गांधी इरविन समझौते का जो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या था कि जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी राजनीतिक कैदियों को पकड़ा था, उनको वो रिहा करने के लिए तैयार हो गया, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो इससे जो आपका ये गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके साथ ही क्या हो गया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको बंद करने की घोषणा महात्मा गांधी जी ने कर दी। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए, जो समझौता हुआ, इस समझौते के तहत महात्मा गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हो गए। और इसके बदले में जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, वो सरकार ने जिन राजनीतिक कैदियों को पकड़ा था इस आंदोलन के दौरान, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये जो सम्मेलन है वो दिसंबर 1931 में, जब महात्मा गांधी जी लंदन में गए इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, लेकिन जो वार्ता थी, बातचीत थी, वो बीच में ही टूट गई और उनको वहाँ से निराश लौटना पड़ा। यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि सरकार ने दोबारा फिर जो दमन का रास्ता है वो अपना लिया है, लोगों को मारना पीटना दबाना शुरू कर दिया है। जो गफ्फार खान थे, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू, दोनों को जेल में डाल दिया गया था और कांग्रेस को गैर कानूनी पार्टी घोषित कर दिया था। सभाएं करने पर, प्रदर्शन करने पर या बहिष्कार करने पर जैसी जो गतिविधियां जो कांग्रेस अपना रही थी शांतिपूर्ण तरीके से इस ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए, इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। तो इन्हीं सभी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का फैसला लिया। लेकिन जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो साल भर तक ये आंदोलन चला, लेकिन 1934 में तक आते आते इसकी जो गति है वो क्या हो गई? मंद हो गई। तो महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन दोबारा शुरू करने का फैसला लिया 1932 में। तो 1932 में ये आंदोलन दोबारा शुरू किया उन्होंने। 1931 में इसको बंद कर दिया गया था, 1930 में ये शुरू हुआ था, ठीक है ना। दांडी जो मार्च है या दांडी जो नमक कानून तोड़ा गया, उसके साथ इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसको बीच में क्या कर दिया गया? बंद किया गया। बंद कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, जब वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसको अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी जी लंदन जाते हैं, लेकिन वो जो बातचीत है वो बीच में टूट जाती है। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी पार्टी घोषित कर दिया गया। लोगों की सभाओं करने पे, प्रदर्शन करने पे बहिष्कार करने जैसी जो गतिविधियां थी, उनको रोकने के लिए सरकार कठोर कदम उठा रही थी।
तो इसी बीच महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को 1932 में दोबारा शुरू किया, लेकिन 1934 तक आते आते ये आंदोलन धीरे धीरे, अब इसकी गति क्या है वो मंद पड़ने लगी या ये आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा। तो इस आंदोलन के कमज़ोर पड़ने के कारण क्या थे, और इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाज के जिन जिन वर्गों ने हिस्सेदारी की या जिन जिन वर्गों ने इसके अंदर हिस्सा लिया, उनका इस आंदोलन में शामिल होने का जो मकसद था या उनका स्वार्थ था वो क्या था, उसके विषय में विस्तार से हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।